वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं जो आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है जैविक खेती या जिसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या के नाम से भी जानते हैं, ये जो पेपर है ये वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत है। सभी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वोकेशनल आपका पीडी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मैं एक मॉडल पेपर बना चुका हूँ। आज का ये मॉडल पेपर जैविक खेती पर आधारित है। आप लोगों का कमेंट आया था कि इसमें से आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी बनाइए। मैंने काफ़ी अध्ययन किया इसका, और जब मैं इससे संतुष्ट हो गया, सामग्री से संतुष्ट हो गया, तब मैं आप इस पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, पुराने पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ टू राइट गुड आंसर। अब हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपकी देखिए जो जैविक खेती है उसकी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाता है नहीं तो आपके एग्ज़ाम पैटर्न में वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। इनकी वर्ड लिमिट लिखी हुई है 50 शब्द वेरी शॉर्ट आंसर का, 200 वर्ड्स शॉर्ट आंसर का, और जो निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर 500 शब्दों की शब्द सीमा में आपको लिखना है। टोटल जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स के हैं। पासिंग मार्क्स आपको 25.4 यानी 24.5, 24 में भी पासिंग मार्क्स माना जाता है। और पासिंग मार्क्स आपके एग्ज़ाम पेपर भी लिखा रहेगा। कहीं कहीं पर ये 25 यानी 25 भी है, वो आपको लिखा रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये लास्ट ईयर का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पेपर था वो देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसी प्रकार का जो पैटर्न है वो आएंगे। ये सबसे पहले जैविक खेती के बारे में समझने से पहले आप देख लीजिए कि किस प्रकार की जो भारत में मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसमें से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इसकी टर्मिनोलॉजी है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। लाइव फेंसिंग, लाइव फेंसिंग क्या है? देखिए, जब जो खेत होता है ना उसके चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। तो बाड़ कई प्रकार से लगाई जाती है। कुछ लोग तार लगा देते हैं, कुछ लोग जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं बबूल आदि की उसको लगा देते हैं। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, इसमें आपको लाइव फेंसिंग क्या होता है, इसमें आपको पेड़ पौधे लगाने होते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक लौकी पर ये जो लौकी की बेल लगाई हुई है। इसी प्रकार अन्य फल या सब्जियां देने वाली जो बेल हैं, करेले की भी बेल लगाई जा सकती है, या फिर कुछ ऐसी बेल लगाई जा सकती है जिन्हें जानवर ना खा सकें। इससे क्या है, अंदर का जो भी आप खेती कृषि है वो नहीं दिखाई देती है बाहर से, तो ये भी अनुकूल रहता है। साथ ही साथ इसके पत्ते जो हैं आसपास, इसकी भी खाद बन जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। खेतों की सुरक्षा की दृष्टि से जो बाड़ लगाई जाती है, इसमें विभिन्न प्रजातियों के जो पौधे रोपे जाते हैं उसको लाइव फेंसिंग कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। इसे सजीव बाड़ भी कहीं कहीं हिंदी में लिखा होगा। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? देखिए, क्रॉपिंग यानी होता है फसल उत्पादन करना। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इसमें एक से अधिक जो है फसलें उगाई जाती हैं, मिक्स। जैसे एक पंक्ति में एक प्रकार की फसल लगा दी तो उसकी 2 पंक्ति में दूसरे प्रकार की फसल लगा दी, है ना। एक ही मौसम में, लेकिन मौसम एक ही होना चाहिए, है ना। तो यह 2 या 2 से अधिक फसलों का संयोजन भी हो सकता है। इसमें वार्षिक और 12 मासी फसलें, दोनों प्रकार की फसलें मिश्रित की जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि दलहनी तथा कुछ तिलहनी फसलें भूमि में नाइट्रोजन की आपूर्ति कर उसे उपजाऊ बनाती हैं। उत्तर भारत के गंगा कछार वाले क्षेत्र में किसान अरहर की फसल इसी कारण वह सुखाते हैं कि इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर काफ़ी गहराई तक चारों ओर फैलकर मिट्टी को नरम और भुरभुरी बनाती हैं। तो ये भी फायदा होता है। एक और आता है मृदा संघनन, यानी सॉयल कंपेक्शन। मृदा संघनन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोलिंग, टैपिंग या कंपन जैसी गतिशील क्रियाओं द्वारा मिट्टी के कणों को एक दूसरे के निकट संपर्क में लाने के लिए पुनः व्यवस्थित किया जाता है। संघनन से मिट्टी के घनत्व में वृद्धि होने से जल अंतःस्राव तथा जल निकासी की दर कम हो जाती है।
है ना। और नेचुरल फार्मिंग क्या है, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में क्या है, एक रसायन मुक्त खेती है जो पशु आधारित है। पारंपरिक कृषि पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार पशुधन यानी जो गाय या जो भी हो सकता है, भैंस भी हो सकती हैं, पर अधिकतर जो चौपाए हैं वो हैं। इस खेती में जीवाणु खाद, कंपोस्ट, फसल के अवशिष्ट, कीटनाशक के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता है। कि गाय को ही क्यों चुनते, आगे हम देखेंगे। गाय का जो गोमूत्र और गोबर है उसमें विशेष प्रकार के रासायनिक तत्व मिले हुए हैं जो कई प्रकार से कृषि के लिए लाभकारी हैं, इसलिए गाय का कृषि में अधिक महत्व रहा है वैदिक काल से ही। और ये जीरो बजट खेती है, इसमें बाहर से आपको कोई भी रसायन नहीं खरीदना रहता है। यह विधि प्रत्येक खेती वाले क्षेत्र की प्राकृतिक जैव विविधता के साथ काम करती है। इस विधि में जीवित जीवों, पौधों और जानवरों के आपसी संबंधों को प्रोत्साहित किया जाता है। मल्चिंग, देखिए मल्चिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्चिंग क्या होता है, आपने देखा होगा आसपास, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप में से कभी रास्तों से गुजरे होंगे गांव के आसपास, आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको जो खेत होती है उसमें क्यारियाँ लगी होगी और उसमें एक प्लास्टिक की पन्नी लगी होती है और उसमें से छेद रहता है ऊपर से। कोई भी, ज़्यादातर आपने देखा होगा खरगोन, खंडवा के साइड में जो मिर्ची के पौधे रोपे जाते हैं उसमें मल्चिंग की जाती है। तो मल्चिंग क्या है, दो प्रकार की होती है। एक जो आपकी कार्बनिक और होती है अकार्बनिक। कार्बनिक में जो केले के पत्ते वगैरह इससे ढका जाता है, किसी भी वैसे पत्तियों से भी ढक सकते हैं। केले के पत्ते चूँकि बड़े होते हैं उससे भी ढका जा सकता है। मिट्टी को ढकने से क्या होता है, जो शुष्क इलाके हैं उसमें मिट्टी की नमी बनी रहती है। शुष्क इलाकों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, वेपोराइजेशन वाटर का ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, इस तत्वों से ढके रहने के कारण इससे जो आपका आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, मिट्टी की बनी रहती है। और अकार्बनिक में यानी प्लास्टिक, मैंने आपको बताया प्लास्टिक पन्नी आदि से इसको ढका जाता है। मल्चिंग, गार्डन में भी मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर क्या है, बायोडायनेमिक दो शब्दों से बना है, बायोस और डायनेमोस, ये ग्रीक वर्ड है दोनों। इसमें क्या है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को संग्रहित कर खेती की जाती है। इसकी प्रणाली में रुडोल्फ स्टीनर ने 1924 में विचारों से इसको लिया गया है। और इन्होंने बताया कि इसमें फसलों और जो आपके केटल्स हैं, पोषण और उनके पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जो मिट्टी है उनके रखरखाव से भी इसका संबंध है। कुल मिला के इसमें आपको मानव, पशु, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन यानी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इनका इस तरह से प्रयोग करना है जिससे ना तो मानव को नुकसान हो, ना कृषि को नुकसान हो, ना नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा नुकसान हो और ना पशुओं को नुकसान हो। ठीक है। पंचगव्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचगव्य, पंच यानी पाँच, गव्य यानी गाय की चीज़ें। तो गाय का गोबर, गौमूत्र और दूध, उसी का गाय का दही और घी, इन पांच चीज़ों से ये तैयार होता है, इसलिए इस मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। अब ये पंचगव्य से क्या होता है, ये पंचगव्य का एक पदार्थ बनता है इन पांच चीज़ों का, है ना। इसके लाभ क्या हैं, ये मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार करता है ना। इससे क्या है, गौमूत्र में ऐसे रासायनिक कुछ ऐसे प्राकृतिक केमिकल होते हैं जो कि बहुत सारे खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं, है ना, और कीड़ों को भी नहीं लगने देते हैं। सामग्री भी, इस पर भी एक शॉर्ट आंसर आ, वेरी शॉर्ट आंसर भी आ सकता है कि पंचगव्य की सामग्री लिखिए। ये तो आप लिख लेंगे, गाय का गोबर, गौमूत्र यानी उसका यूरिन, गाय का दूध, गाय से बना हुआ दही और गाय का ही घी, गाय के दूध से बना हुआ घी, ये सामग्री है। और इन मात्राओं में आपको लिखना होगा कि ताज़ा गाय का गोबर, ताज़ा गाय का गोबर नहीं, गोबर, गाय का ताज़ा गोबर होना चाहिए, है ना। 10 किलो 10 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर गाय का दूध, 2 लीटर गाय का दही, 1 किलो गाय का घी, नारियल पानी, 3 लीटर गन्ने का रस, पका हुआ केला 1 दर्जन और 2 लीटर अंगूर का रस। ये रस किस लिए होता है, क्यूमन के लिए होता है, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ये आप देख लीजिएगा। ऋषि कृषि क्या है, वेदों से प्रभावित होकर प्राचीन काल से ही भारत में कृषि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में खाद, गोबर की खाद, हरी पत्ती खाद और मल्चिंग के लिए फसल बायोमास सहित पोषक तत्वों के साथ खेत स्रोतों का उपयोग उनकी सामग्री क्षमता के लिए किया जाता है ना।
ऋषि कृषि का फार्मूलेशन में अमृत पानी और कोरा मिट्टी के उपयोग से मिट्टी को समृद्ध किया जाता है। तो ये भी इस प्रकार की ऋषि कृषि खेती है। ऋषि कृषि खेती में क्या था, पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड किया जाता है, पूरा प्रकृति के ऊपर डिपेंड किया जाता है। प्राकृतिक खेती और ऋषि कृषि कुछ मिलती जुलती भी है। और आगे एक और आप देखेंगे नेचुरल कृषि, होमा कृषि, ये भी इस पर भी लेख आना सकता है। होमा को देखिए, होमा का क्या है, आध्यात्मिक है। होम जो होता है ना घरों में यज्ञ, हमने देखा अक्सर नवरात्रि वगैरह में आपने देखा हवन जो होता है, जहाँ हवन होता है उसमें होम दिया जाता है। तो ये उसी प्रकार से संबंधित है। इसमें क्या होता है, होम की एक सामग्री होती है, उस होम करने से क्या होता है, उससे जो धुआं निकलता है, उसमें जो पंचामृत और पंच सामग्री जो भी मिलाई जाती है, समिधा वगैरह, उससे जो ऊर्जा निकलती है, उससे आसपास कीट, ऐसे जो आपके खेतों में फसलों को नुकसान करने वाले कीट, वो नियंत्रित हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो आपकी फसलों को चट कर जाते हैं, पत्तियों को चट कर जाएंगे या फल फूलों को नहीं बनने देंगे, उन सबको क्या नष्ट कर देती है। क्या आप देख रहे हैं, एक हवन कुंड रखा हुआ है, इसमें पूरा सूर्य का प्रकाश इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसमें होम करने का भी एक समय है, सूर्यास्त के बाद होम नहीं हो सकता है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, स्पेशली सुबह और शाम के समय, ज़्यादातर सूर्योदय के बाद का जो समय होता है उसमें हवन किया जाता है। हवन से उत्पन्न होने वाली जो राख है उसका भी उपयोग किया जाता है भूमि के उपचार के लिए, कीट नियंत्रण के लिए। तो ये होमा कृषि के अंतर्गत आता है। अब नाटु की कृषि क्या, नेचुरल और इकोलॉजिकल। तो नेचुरल और इकोलॉजिकल दो शब्दों से नेचू को बना है, इसको हिंदी में नाटु को भी आ जाएगा आपको लिखने के लिए। तो ये देख लीजिए, नाटु को क्या है, प्राकृतिक और पारिस्थितिक तंत्र, जो आपका पर्यावरण में आपने पढ़ा है उसका मिश्रण है ये खेती। तो मिट्टी, जड़ें, कैनोपी, बाहरी संसाधन, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसमें इस खेती में मिट्टी, पानी और श्रम के महत्व, आसपास के स्रोतों की बढ़ोतरी एवं पुनरुत्पादन पर जोर दिया जाता है। नाटकों की कल्पना हमारी खेती और खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने एक समग्र तरीके के रूप में की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के हिसाब से। ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर एवं सभी परंपरागत मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो BA, BCom, BSc, BBA, BCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जिन्होंने वोकेशनल कोर्स के रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती ली है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। सजीव बाड़ या लाइव फेंसिंग क्या है, होमा कृषि क्या है, मृदा संघनन की प्रक्रिया को समझाइए, प्राकृतिक कृषि किसे कहते हैं, नाटुको खेती क्या है, पंचगव्य सामग्री के नाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप इसको क्या करिए, बहुत समय लगा है, इसको आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। फसल चक्रण को उदाहरण सहित समझाइए। खरपतवार प्रबंधन पर एक लेख लिखिए। मल्चिंग क्या है, इसकी सामग्री के स्रोत क्या हैं। रोग और कीट प्रबंधन की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। अब इसको आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब अपने गूगल पर सर्च कर लीजिएगा ये रोग और कीट प्रबंधन पर। अगर मैं ये बनाता तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। बीज मूल्यांकन के मापदंडों को समझाइए। मेरा ये उद्देश्य ये है कि आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पेपर है इसके सिलेबस से रूबरू हो जाएं, किस प्रकार का आपका परीक्षा पैटर्न रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लिखना पड़ता है, ये सभी आपको बता दिया है। जैविक खेती और परंपरागत खेती में क्या अंतर है देख लीजिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब लॉन्ग आंसर में आप लोग देख लीजिएगा। मृदा को जैविक खेती बदलने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 500 शब्दों की शब्द सीमा में आपको लिखना है। फसल पशु संघ पर विस्तृत लेख लिखिए। अब टिप्पणी लिखने को आ सकती है, जैसे ऋषि कृषि, बायोडायनेमिक कृषि, प्राकृतिक खेती, अंतर फसल, कवर फसल इत्यादि। मल्चिंग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों और सामग्री के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगर आपका कोई भी कमेंट रह गया हो तो कोई भी शंका रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर, आपका जो क्वेश्चन है वो पुट कर दीजिएगा, मैं समय रहते आपको आंसर कर दूंगा। मिट्टी की खेती के प्रकार कौन कौन से, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहले वाले सेक्शन में आपको 50 शब्दों की शब्द सीमा में वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, फिर शॉर्ट आंसर आएंगे सेकंड सेक्शन में, और लास्ट के सेक्शन में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फाउंडेशन की वीडियो मैं बना चुका हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको ऑल द बेस्ट। NEP फर्स्ट ईयर नाम से
जो प्लेलिस्ट है वो मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से मैक्स गेनर नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।